सुखनगर राज्य में 3 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम धर्मपाल, मंझले भाई का नाम रमेश और सबसे छोटे भाई का नाम सोहन था। उनके पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। तीनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी। आज तीनों भाई अपने पिता की छोड़ी हुई संपत्ति का बंटवारा करने के लिए आंगन में बैठे थे। सुनो भाइयों, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए बंटवारे का फैसला मैं करूंगा। बताओ, तुम दोनों को मंजूर है? भैया आप बड़े हैं, आपका हर फैसला मुझे स्वीकार है। भैया, पिताजी के जाने के बाद आप दोनों ही मेरे सहारा हो। आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। धर्मपाल मन ही मन खुश हो गया। तो ठीक है, सबसे पहले खेतों का बंटवारा करते हैं। तीनों भाई खेतों की तरफ चले गए। धर्मपाल ने खेतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, हमारे पास 2 बड़े खेत हैं और एक मेड़ है। एक खेत मेरा होगा, दूसरा रमेश का होगा, और जो मेड़ बच जाएगी वो सोहन की होगी। वाह भैया, बहुत बढ़िया फैसला है। सोहन कुछ देर चुप रहा। क्या हुआ सोहन, तुम्हें मंजूर नहीं है क्या? नहीं भैया, मुझे मंजूर है। इसके बाद तीनों भाई आम के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। अब इस पेड़ का बंटवारा करते हैं। एक डाल मेरी होगी, एक डाल रमेश की होगी और इसकी जड़ सोहन की होगी। भैया आपने तो बहुत अच्छा बंटवारा किया। इस घर में 4 कमरे हैं और एक छत है। 2 कमरे मेरे होंगे, 2 कमरे रमेश के होंगे और छत सोहन की होगी। ये सुनकर सोहन का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, बड़े भाई जो कर रहे हैं शायद ठीक ही कर रहे होंगे। बड़े भाई जो कर रहे हैं शायद ठीक ही कर रहे होंगे। भैया, एक चीज तो रह गई। क्या? पिताजी जो पैसे छोड़कर गए थे उनका क्या होगा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वो घर के अंदर गया और एक पुराना मटका लेकर आया। मटके में बहुत सारे सिक्के भरे हुए थे। कुछ नए सिक्के थे और कुछ बहुत पुराने। इन नए सिक्कों को मैं और रमेश बांट लेते हैं। और पुराने सिक्के? वो सोहन को दे देते हैं। कुछ देर बाद सिर्फ 4 पुराने सिक्के बचे। धर्मपाल ने वे चारों सिक्के सोहन के हाथ में रख दिए। लो सोहन, यही तुम्हारा हिस्सा है। ठीक है भैया, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। अरे रुक, क्या हुआ भैया? तुम घर के अंदर कहाँ जा रहे हो? भैया, रहने जा रहा हूँ। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है। घर के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। सोहन की पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन भैया, मैं और मेरी पत्नी कहाँ जाएंगे? ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। धर्मपाल ने दरवाजा खोलकर कहा, अब ये घर हमारा है, निकल जाओ यहाँ से। भैया ऐसा मत करो। लेकिन दोनों भाइयों का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने सोहन और उसकी पत्नी कमला को घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। रात हो चुकी थी। सोहन और कमला गांव के तालाब के किनारे पहुंचे। वहीं उन्होंने घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। देख लिया तुम्हारे बड़े भाइयों का प्यार। उन्होंने सब कुछ अपने पास रख लिया और तुम्हें क्या दिया? खेत के नाम पर मेड़, पेड़ के नाम पर जड़, घर के नाम पर छत और पैसे के नाम पर 4 पुराने सिक्के। कमला, वे मेरे बड़े भाई हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगली सुबह सोहन उन 4 सिक्कों को लेकर गांव के प्रधान हरिराम के पास पहुंचा। प्रधान जी, क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? हरिराम ने सिक्कों को गौर से देखा। बेटा, ये बहुत पुराने सिक्के हैं, अब इनकी कोई कीमत नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? हरिराम को उस पर दया आ गई। देखो सोहन, कल से तुम और कमला मेरे खेतों में काम कर लो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। उस दिन वो वापस अपनी झोपड़ी में आया। कमला रास्ता देख रही थी। क्या हुआ? सोहन ने सारी बात बता दी। कमला बोली, चलो, कम से कम काम तो मिला।
अगले दिन से दोनों प्रधान हरिराम की खेतों में काम करने लगी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी चलने लगी, लेकिन उनके दिल में अपने भाइयों द्वारा किए गए अन्याय का दर्द अब भी था। एक दिन दोपहर में दोनों खेत के किनारे बैठकर खाना खा रही थी। तभी एक छोटी सी चिड़िया उनके पास आकर बैठ गई। चिड़िया धीरे धीरे फुदकते हुए सोहन और कमला के पास आ गई। अरे ये चिड़िया तो बिल्कुल भी नहीं डर रही। लगता है ऐसे भूख लगी है। कमला ने अपने खाने में से कुछ चावल निकालकर चिड़िया के सामने रख दिए। चिड़िया ने चावल खाए और कुछ देर तक दोनों को देखती रही, फिर उड़ गई। बेचारी बहुत भूखी थी। हम खुद गरीब हैं, फिर भी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाते। अगले दिन वही चिड़िया फिर आई। इस बार वो सीधे कमला के पास आकर बैठ गई। कमला ने फिर उसे दाना खिलाया। अब ये रोज का काम हो गया। चिड़िया हर दिन आती और खाना खाकर उड़ जाती। उधर धर्मपाल और रमेश अपने खेत देखकर बहुत खुश थे। एक दिन धर्मपाल बोला, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भैया, इस साल तो खूब पैसा मिलेगा। दोनों खुशी खुशी घर लौट गए। इधर सोहन और कमला अपनी झोपड़ी में बैठे थे। सुनो जी, एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें बंटवारे में क्या मिला था? मेड़, पेड़ की जड़, छत और 4 सिक्के। यही तो मैं सुनना चाहती थी। मतलब आज रात मेरे साथ चलना। कहाँ? कमला बोली, चलोगे तो पता चल जाएगा। रात होते ही कमला ने सोहन को जगाया। चलो। इतनी रात को? हाँ। दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वे उसी मेड़ के पास पहुंचे जो बंटवारे में सोहन को मिली थी। कमला बोली, बताओ ये मेड़ किसकी है? मेरी। पक्का? हाँ। कमला ने फावड़ा उसके हाथ में दे दिया। तो इसे तोड़ दो। सोहन चौंक गया। क्या? हाँ, तोड़ दो। लेकिन इससे तो भाइयों की फसल खराब हो जाएगी। जब मेड़ तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा है। सोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, सही कह रही हो। उसने फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरी मेड़ टूट गई। खेत का पानी बहने लगा। दोनों चुपचाप वापस झोपड़ी में लौट आए। अगली सुबह धर्मपाल और रमेश खेत पहुंचे। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। पानी बह चुका था। फसल सूखने लगी थी। धर्मपाल सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, रमेश चिल्लाया, हम बर्बाद हो गए। तभी उसकी नजर टूटी हुई मेड़ पर पड़ी। भैया ये देखो। धर्मपाल दौड़कर वहां पहुंचा। किसी ने मेड़ तोड़ दी। रमेश बोला, ये काम जरूर सोहन का है। दोनों गुस्से से भर गए, लेकिन कर भी क्या सकते थे? मेड़ तो सोहन की थी। घर पहुंचकर दोनों अपनी पत्नियों को रो रो कर सारी बात बताने लगे। फसल गई तो क्या हुआ? आम का पेड़ तो है। हाँ, आम पक जाए तो बहुत पैसा मिलेगा। ये सुनकर दोनों भाइयों को थोड़ी राहत मिली। उधर झोपड़ी में कमला मुस्कुरा रही थी। सोहन बोला, तुम सच में बहुत समझदार हो। कमला बोली, अभी तो शुरुआत है। मतलब आज रात फिर चलना है। अब क्या करने वाली हो? कमला बोली, धैर्य रखो। शाम ढल गई। रात होते ही कमला ने कुल्हाड़ी उठाई। सोहन घबरा गया। अब कहाँ चलना है? कमला बोली, आम के पेड़ के पास। दोनों धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचे। कमला ने पूछा, बताओ पेड़ की जड़ किसकी है? मेरी। तो फिर समझ गया। जिस चीज की जड़ हमारी है उसका फैसला भी हमारा है। सोहन ने कुल्हाड़ी उठाई। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। कुछ देर बाद पेड़ जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम! पूरा गांव गूंज उठा। आवाज सुनकर धर्मपाल और रमेश दौड़ते हुए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गिरा हुआ पेड़ देखा, उनके होश उड़ गए। धर्मपाल चिल्लाया, सोहन! रमेश गुस्से में बोला, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये पेड़ नहीं,
सिर्फ जड़ मेरी थी। और जड़ हमारी थी, हमने उसे काट दिया। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कल राजा के दरबार वो चलेंगे। दोनों भाइयों ने सोहन और कमला को पकड़ लिया। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। पूरी रात धर्मपाल और रमेश बदला लेने की योजना बनाते रहे। उधर सोहन चिंतित था। कमला, अब क्या होगा? कमला बोली, सच्चाई हमारे साथ है। अगली सुबह चारों लोग राजा विक्रम सेन के दरबार की ओर चल पड़े। दरबार में पहुंचते ही धर्मपाल चिल्लाया, महाराज, हमें न्याय चाहिए। क्या हुआ है? इन दोनों ने हमारी फसल बर्बाद कर दी और हमारा आम का पेड़ काट दिया। राजा ने सोहन और कमला की तरफ देखा। क्या ये सच है? महाराज, हमने जो किया है वो सच है। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा बोले। लेकिन ऐसा क्यों किया? तब कमला आगे बढ़ी। महाराज, पहले पूरी कहानी सुन लीजिए। राजा ध्यान से सुनने लगे। राजा विक्रम सेन अपने सिंहासन पर बैठे थे। पूरा दरबार शांत था। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ। महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ। फिर कमला ने शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे धर्मपाल और रमेश ने बंटवारे के नाम पर धोखा दिया, कैसे खेतों की जगह सिर्फ मेड़ दी गई, कैसे आम के पेड़ की जगह सिर्फ जड़ दी गई, कैसे घर की जगह सिर्फ छत दी गई, और कैसे सारी धन दौलत अपने पास रखकर 4 पुराने सिक्के सोहन को दे दिए गए। फिर उसने बताया कि कैसे दोनों को घर से निकाल दिया गया और झोपड़ी में रहने को मजबूर किया गया। पूरा दरबार ये सुनकर हैरान रह गया। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है। जिस भाई ने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा, उसे तुमने घर से निकाल दिया। धर्मपाल और रमेश कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। अन्याय करने वाले को दंड अवश्य मिलता है। फिर राजा ने आदेश दिया, आज से धर्मपाल और रमेश अपनी आधी संपत्ति सोहन को लौटाएंगे। इसके अलावा 6 महीने तक राज्य के निर्माण कार्यों में मजदूरी करेंगे, ताकि उन्हें मेहनत और न्याय का महत्व समझ आए। सैनिक दोनों भाइयों को ले गए। सोहन, तुमने इतने अत्याचार सहकर भी धैर्य और ईमानदारी नहीं छोड़ी। ऐसे व्यक्ति राज्य की सेवा के योग्य होते हैं। आज से सोहन राज दरबार में अनाज भंडार का अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कमला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सोहन ने राजा को प्रणाम किया। महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कुछ महीनों बाद सोहन की मेहनत और ईमानदारी से राजकीय भंडार की व्यवस्था पहले से बेहतर हो गई। राजा उससे बहुत प्रसन्न रहने लगे। उधर धर्मपाल और रमेश अपनी सजा पूरी कर चुके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था।